नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चारों राज्यों को 70,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभाएं भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर हैं। उनके दौरे के कारण पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में उनका रोड शो है, जिसके चलते कई रास्ते बंद रहेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा कारणों से कुछ रास्तों पर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते बताए हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 4 राज्यों का दौरा करेंगे। 2 दिन का उनका पटना का दौरा आज से ही शुरू भी हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 70,000 करोड़ से अधिक की वह सौगात देंगे। और पटना में खास बात यह है कि पीएम मोदी का एक रोड शो भी तय है जो आज होना है, और इसके तहत जो यातायात व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है। ट्रिपल लेयर सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, और जैसा कि होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। ऐसे में बिहार को भी करोड़ों रुपए के सौगात की अपेक्षा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, बिहार के लिए बड़ा दिन, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का दौरा तो है ही और रोड शो भी है। ऐसे में बिहार में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है? जी कुणाल, देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी आज बिहार आ रहे हैं और वो 5 बजे जो है पटना एयरपोर्ट की इसमें उद्घाटन में शामिल होंगे। 5 बजे शामिल होने पर उनकी रोड शो है। रोड शो के लेके जो है जिला प्रशासन से लेके सभी जो है कल से ही अपने आप को तैयारी में जुटे हुए थे और पूरी तैयारी कर लिए हैं। और आज सबसे बड़ा बात है कि आज जो है पटना ही से जो है बीटा एयरपोर्ट के लिए भी जो है शिलान्यास का काम चलेगा, जो कि पटना एयरपोर्ट से बड़ी एयरपोर्ट बनाने की उसमें किया गया है। तो वो भी इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा। साथ ही साथ पीएम मोदी जो है रोड शो करते करते हुए बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे, जहां वो बीजेपी नेता लोग के साथ मीटिंग भी करेंगे। उसके बाद जो है पीएम मोदी जो है कल आम सभा को भी सासाराम में ये संबोधित करेंगे, जहां उन्होंने वहां से वो बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। तो यही सब चुनाव के समय आ गया और सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये सब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल मिलने के लिए कल मिलेगा। दानिश, रात्रि प्रवास कहाँ होगा? ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पीएम आएंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था बाधित भी होगी। जी कुणाल, देखिए, सबसे पहली बात है जो पीएम की जो एयरपोर्ट से लेके जो उनकी जो यहाँ रोड शो है वो सब जो है बंद रहेंगे। जो पीएम का जो ये है उसके लिए ट्रैफिक एसपी ने अपना नियम वो बताया कि ट्रैफिक रूट को चेंज कर दिया है। साथ ही साथ उनका जो राष्ट्रीय विश्राम जो होगा वो होगा राज्यपाल के राजभवन में होगा। अच्छा। तो ये सब तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है प्रशासन द्वारा। ठीक है दानिश, आप नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और आयोग के सदस्यों के बीच झारखंड दौरे से जुड़ी बैठकों, कार्यक्रमों और उनके उद्देश्यों पर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनन करने वाला राज्य है। यह देश के विकास में बड़ा योगदान देता है, लेकिन इससे राज्य को पर्यावरण को नुकसान, लोगों के विस्थापन और जमीन की हानि जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि खनन के बाद जमीन को दोबारा ठीक करने का काम केंद्र सरकार की कंपनियां सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों से कहा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो उसके लिए पहले राज्यों को विकसित करना होगा।
और राज्य का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में समान विकास के लिए गांवों पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये बड़ी खबर, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित सीएम हाउस में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की है। विकसित झारखंड की ओर कदम बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। बैठकों, कार्यक्रमों और उनके उद्देश्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। खनन के मामले में अग्रणी राज्य है झारखंड। ऐसे में कई चुनौतियां भी रहती हैं। तमाम चुनौतियों के बारे में भी चर्चा, विचार विमर्श किया गया है। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, सीएम हाउस पर वित्त आयोग के सदस्यों के साथ यह खास मुलाकात, इस मुलाकात के टॉप हाइलाइट्स क्या रहे, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए कुणाल, कल जब 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तब भी ये सामने, इसके पहले ही एक दिन पहले जब है मुख्यमंत्री जो है अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ, अपने आला अधिकारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की थी और वो उसकी बैठक का लबो लुभाव यही था कि जो 16वें वित्तीय आयोग जो आएंगे उनके साथ जो है हम किस बिंदु पर और किस विशेष बात पर हम लोग बल देंगे। तो कल जो बातें हुई हैं उसमें जो खुलकर जो सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि जो है झारखंड का जो भौगोलिक संरचना है वो जमीनी स्तर तक सरकार की द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसको कैसे पहुंचाया जाए या उसको सुगम कैसे बनाया जाए, इस पर उन्होंने अधिक जोर दिया और उन्होंने कहा है वो लगातार उन संपर्क उन लोगों से कहे कि हम लोग जो झारखंड जो है वो खनन के क्षेत्र में और इत्यादि खनन और कृषि के क्षेत्र में जो है वो पूरी तरह आश्रित है। तो ये इसको कैसे, इसको द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा कैसे इसमें हमको अधिक सहयोग मिलेगा, जिसके चलते जो है झारखंड का समुचित विकास हो सके, झारखंड का समुचित यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी है, उनका जो है उन्नति हो सके। एक और जो दिलचस्प जो पहलू था कि जो 16वें वित्त आयोग थे, तो जो केंद्र सरकार का जो विकसित भारत विकसित राज्य का जो नारा है, तो उस नारे को इस बात को इन्होंने कहा था कि केंद्र जो है लगातार ये कहती आ रही है कि जब राज्य विकसित होगा तभी केंद्र विकसित होगा। इसी कड़ी में जो है झारखंड जो है वो झारखंड की जो देश में जो विकास की जो भागीदारी होती है उसमें अधिक होती है। यहाँ जो है सारी संरचना, सारे ये है खनन के क्षेत्र और लगभग जो है 40% के आसपास जो है वो जो मिनरल्स जो है झारखंड से है, जो है हम लोग की उतनी जो समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये जो है ये इन्होंने लगातार ये इसी पर जो है लबो लुभाव यही था और 16वें वित्तीय आयोग के सदस्यों के द्वारा इनकी जो मीटिंग हुई है वो काफी सौहार्दपूर्ण हुई। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां सीबीआई ने एक बार फिर से स्टिंग को लेकर जांच तेज कर दी है। स्टिंग मामले में जांच में तेजी देखी गई है। नए विवेचना अधिकारी ने न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेज मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। हरिद्वार के एक विधायक बयान दर्ज करा चुके हैं। वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। आरोप था कि हरीश सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव कर रहे थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात थी। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां स्टिंग मामले में एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव नजर आ रही है और पूछताछ के लिए मंत्री सुबोध उनियाल को नोटिस भेजा गया है। उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खास बात है, हरिद्वार के एक विधायक बयान दर्ज करा भी चुके हैं और नोटिस भेजा गया है मंत्री सुबोध उनियाल को। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नए विवेचना अधिकारी ने न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेजा है मंत्री सुबोध उनियाल को और स्टिंग मामले में जांच तेज कर दी गई है।
संवाददाता हमारे योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, स्टिंग मामला एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहा है उत्तराखंड में, किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मामले के बारे में भी बता दीजिए, लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ये एक अगर कहें तो रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि जब से ये मामला उठा है लगातार कोर्ट में चल रहा है। और कल जब सुबोध उनियाल से भी इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम लोगों को जो है विधायकों को, जितने भी विधायक उस समय जुड़े हुए थे उन सभी को बुलाया गया सीबीआई द्वारा और उनसे बातचीत की गई है। बाकी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ उस समय हुआ था, किस तरह से हुआ था घटनाक्रम में, क्योंकि जिस तरह से ये मामला हुआ पूरा एक सरकार गिराने का मामला था। सरकार पूरी सरकार गिरा दी गई थी एक स्टिंग से, और उसको लेकर लगातार पूछताछ हो रही है और ये मामला लगातार चलता जा रहा है। अगर बात की जाए कि आगे क्या कुछ है तो फिलहाल तो पूछताछ ही चल रही है। खुद सुबोध उनियाल ने इस बात को कहा कि हमको बुलाया जाता है और हम पूरा सहयोग भी कर रहे हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि जिसको बताया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा दाग है ये उत्तराखंड की राजनीति में, और ये दाग जो है हमेशा जो है फिलहाल तो धुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समय समय पर ये खुलता रहता है और कोर्ट हो या फिर सीबीआई, इन लोग जितने भी इस दाग से जुड़े हुए विधायक हैं पूर्व या फिर मौजूदा मंत्री हैं, उनको बुलाया जरूर जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। महज चंद दिनों की इस बारिश में राज्य में अलग अलग स्थानों पर अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। इस साल राज्य में मानसून तय तारीख से 15 दिन पहले पहुंच गया है। आमतौर पर 11 जून से बारिश की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार 25 मई को सिंधुदुर्ग जिले में बारिश की शुरुआत हो गई और 26 मई तक मानसून मुंबई तक भी पहुंच गया। 1950 के बाद पहली बार इसका इतना जल्दी आगमन हुआ है। इसके साथ ही मई में सबसे ज़्यादा बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने की ओर था, लेकिन वह डिप्रेशन में बदल गया और रत्नागिरी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर और दापोली के दक्षिण में ज़मीन से टकरा गया, जिसकी वजह से पुणे और सतारा में बीते 24 मई को मूसलाधार बारिश हुई। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र में मानसून समय से पहले आ तो गया, लेकिन क्या यह बारिश आफत की बारिश है? अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। मुंबई में पटरियों पर भी पानी भर गया है और पानी से तो सड़कें लबालब हो गई हैं। बारिश में राज्य में अलग अलग स्थानों पर 21 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। तय समय से पहले मानसून आ गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़े मामले की, जहां ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मिशेल ने जमानत की शर्तों में रियायत की मांग की है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ किया था। हालांकि मिशेल ने अब हाई कोर्ट की ओर से तय शर्तों में भी बदलाव की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह बड़ी खबर ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट आज इस अहम मामले में सुनवाई करेगा। आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। मिशेल ने जमानत की शर्तों में रियायत की मांग की है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ किया था। हालांकि मिशेल ने अब हाई कोर्ट की ओर से तय शर्तों में बदलाव की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मामले की, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर
आज गौर किया जाएगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ज़मानत की शर्तों में बदलाव किया था, हालांकि उसकी रिहाई का रास्ता साफ किया था, लेकिन उसमें भी अब कुछ और एडिशनल मांग करते हुए हाईकोर्ट की ओर से तय शर्तों में भी बदलाव की मांग की है क्रिश्चियन ने, और उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट आज इसी मामले पर सुनवाई भी करेगा। गौरतलब है कि मिशेल ने जमानत की शर्तों में रियायत की मांग की है, और ऐसे में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। जी विवेक, अब जब रिहाई का रास्ता लगभग साफ ही हो चुका है क्रिश्चियन मिशेल का, तो अब और क्या आपत्ति है और क्या बदलाव की मांग की गई है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा? क्या कुछ हाईलाइट्स रहने वाले हैं? दरअसल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, जमानत में कुछ शर्तें लगाई थी, जिसमें ये कहा था कि गवाह को देंगे, वो जो एक गवाह जो देंगे, इसके अलावा जो 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करना था, इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करना था। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इसके आधार पर उनको जमानत दी जाती है। लेकिन उन्होंने इस फैसले के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद, एक उसमें जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की, और ये कहा कि चूंकि वो विदेशी नागरिक हो और भारत में उनका कोई दोस्त है ऐसा परिचित नहीं, सो कोई जमानतदार जो है वो नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो पासपोर्ट सरेंडर करने की बात की गई है, क्योंकि 6 से 12 हफ्ते लग जाए उनको पासपोर्ट नया बनवाने में, उसमें समय लग सकता है। तो ये जो चीजें इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 9 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जो उन्होंने 23 मई को फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईडी के पास उन्हें 15 दिन के लिए, हर 15 दिन में उनको जाना पड़ेगा, और जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, और बावजूद इसके कि उनको जमानत जारी रहेगी, यानी कि उनको जमानत मिल जाएगी। अब उसको ये कह रहे हैं, जो क्रिश्चियन मिशेल है, उनका ये कहना है कि चूंकि हाई कोर्ट में जो हमने डिमांड की थी, उसको डिमांड को मानने के लिए उन्होंने दो और कंडीशन हमारे ऊपर लगा दी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट उनको जो मांग उन्होंने संशोधन की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दिया, और संशोधन करने की बजाय उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी, जिससे कि जैसा कि मेन चीज ये कि हर 15 दिन में ईडी के सामने उनको पेश होना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो उसमें रिलैक्सेशन दिया है, उससे बेटर होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही उस फैसले को चुनौती दें और ये कहें कि जो उनको रिलैक्सेशन दिया गया उसको माना जाए। क्योंकि यहाँ देखना ये है कि जो इस मामले में सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन जो ईडी की तरफ से जो मामला चल रहा था, उसमें अभी हाल में उनको जमानत मिली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं हाथरस में 22 जनवरी को हुए शिक्षक छोटे लाल और उनकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले तथा उनकी 2 पुत्रियों की निर्मम हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आज SC/ST कोर्ट ने मामले के 2 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें कि 22 जनवरी की रात को विकास और लालू पाल नाम के 2 अभियुक्तों ने कोतवाली सदर की आशीर्वाद धाम कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक छोटे लाल, उनकी पत्नी वीरांगना और उनकी 2 बेटियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। दोनों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। छोटे लाल और वीरांगना को भी जान से मारने की कोशिश की थी। हमले में छोटे लाल की दोनों बेटियों की मृत्यु हो गई थी और छोटे लाल और उनकी पत्नी घायल हुए थे। वारदात के बाद आरोपी विकास और लालू पाल वहां से भाग गए थे। इन हत्याओं के पीछे छोटे लाल के सगे भतीजे सोने लाल की साजिश थी। वह चाहता था कि चाचा की कोई बेटा नहीं है, इनका परिवार ख़त्म कर दूंगा तो उनकी सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी। वह दुबई में रहता है। सरकारी वकील दिनेश यादव तथा छोटे लाल के वकील यज्ञदत्त गौतम का कहना है कि चाचा की संपत्ति हासिल करने के लिए उसके भतीजे ने ही सुपारी देकर इन अभियुक्तों से इस वारदात को करवाया था। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर हाथरस में 22 जनवरी को शिक्षक छोटे लाल और उनकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है।
आरा के जगदीशपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। आरोपी को जल्द सजा दी जाएगी। ये बातें आगरा में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने पीड़ित परिवार से मिलकर कही। डॉक्टर बबीता चौहान ने बच्ची और परिजन से घटना की जानकारी ली, घटनास्थल का निरीक्षण किया, कहा कि पुलिस परिवार के साथ है। पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद थाने का निरीक्षण भी किया गया है। जगदीशपुरा क्षेत्र में 18 मई को यह घटना हुई थी। बच्ची एक धर्मस्थल के परिसर में खेल रही थी, तभी पवित्र उर्फ पम्मी बालिका को धर्मस्थल के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्चे की चीख सुन मंदिर की देखरेख करने वाले पहुंच गए। उन्होंने शोर किया, परिजन पहुंचे, आरोपी भाग निकला। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ के केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे जेल भेजा गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। 15 दिनों में दोषी को सजा की कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए। यह पूरा मामला आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र का है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।